हे गाइस, वेलकम बैक टू पेप कोडिंग। तो इस वीडियो में क्या करने वाले यार, हमारा मेन फोकस रहेगा लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी यूनिट्स के बारे में जानने पर। ठीक है, और उनके यूज़ केसेस और उनके कुछ टाइप्स होते हैं वो भी जानेंगे। ठीक है, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी के कुछ टाइप है वो भी जानेंगे। ठीक है, ये चीज़ें मैं बहुत शॉर्ट में कवर करने वाला हूँ ताकि आपको एक छोटा सा रिकैप लग जाए कि क्या चीज़ें होती थी और मतलब और उनमें क्या कमी आई और जिसकी वजह से हमें LSTM की नीड आन पड़ी। ठीक है, तो ये चीज़ें देखना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। मतलब ओवरव्यू लेंगे ऊपर ऊपर से, और अगर आपको ये चीज़ें डिटेल में डीपली जाननी है तो इनके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियोस बन चुकी हैं, तो आप वो वीडियोस प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अब पहली चीज़ देखते हैं, वो है वाई नॉट फीड फॉरवर्ड नेटवर्क्स। फीड फॉरवर्ड नेटवर्क्स थे, उनमें क्या कमियां थी जिसकी वजह से हम RNN का यूज़ करने लग गए थे। ठीक है, वाई नॉट फीड फॉरवर्ड नेटवर्क्स। ओके, तो इसमें मैं क्या करता हूँ, एक एग्जाम्पल के ज़रिए आपको ये चीज़ समझाता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के ज़रिए समझाऊंगा तो मैं एक फीड फॉरवर्ड एक न्यूरल नेटवर्क ले लूँगा। ठीक है, जो क्या करेगा, इमेज क्लासीफायर होगा। जो जैसे मान लो, अभी हम वो नेटवर्क बनाने तो नहीं बैठेंगे ना, न्यूरल नेटवर्क। तो मान लो ये फीड फॉरवर्ड एक न्यूरल नेटवर्क है। ये क्या करता है, जैसे आप इसको इमेज प्रोवाइड करते हो ना, किसी भी एनिमल की मान लो इमेज प्रोवाइड करते हो, तो ये उसको लेबल करके आपको दे देता है कि वो जानवर कौन सा है। ठीक है, कुछ क्लासेस हैं, अभी मेरे पास मान लो एलिफेंट है। ठीक है, एलिफेंट है, और क्या मेरे पास डॉग है, एलिफेंट एंड डॉग। ठीक है जी। अब मान लो मैंने एक इमेज पास की, उसने उसको प्रोसेस किया। ठीक है, और अपनी मॉडल ट्रेनिंग जो उसकी हुई थी उस हिसाब से बाद में उसने प्रेडिक्ट करके दिया मेरे को कि भाई ये चीज़ एलिफेंट है। ऐसे ही मान लो एलिफेंट लिख भी देता हूँ यहाँ पे, एलिफेंट है। ठीक है, और ऐसे ही जब मैं दूसरी इमेज डालूंगा इसके अंदर, तो उसको प्रोसेस करने के बाद ये मेरे को बता देगा हाँ भाई ये चीज़ डॉग है। ठीक है, उसको लेबल कर देता है। ठीक है, तो आप एक चीज़ बहुत गौर से देख सकते हैं कि जब हमने मान लो डॉग आइडेंटिफाई किया है, तो उससे पहले हमने एलिफेंट आइडेंटिफाई किया था। ठीक है, क्लासीफायर ने आइडेंटिफाई किया था। तो अब इस डॉग का क्लासीफाई करने से इस एलिमेंट की क्लासीफाई होने से कोई रिलेशन है ही नहीं। ठीक है, मान लो ये डॉग है, अगर इसको क्लासीफाई किया जा रहा है तो क्या इस पर डिपेंड करेगा कि भाई इससे पहले एलिफेंट जो था वो क्लासीफाई किया गया था? बस ये तो क्या करेगा, अपना फीचर देखेगा, उसके हिसाब से इसको लेबलिंग कर देगा। ठीक है, तो ये इस पर डिपेंड ही नहीं करता। ओके, और या मैं ये भी कह सकता हूँ कि जैसे कि मैंने एक, अभी मेरे पास टाइम टी है, स्टैम्प टी टाइम पे, टाइम टी पर मैं कुछ चीज़ प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, या कुछ चीज़ क्लासीफाई कर रहा हूँ, तो क्या T-1 टाइम का जो मेरा आउटपुट आया था, क्या उन दोनों का कोई लेना देना है? नहीं है, तो नो रिलेशन, उनका कोई रिलेशन ही नहीं है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि जब हमारा फीड फॉरवर्ड नेटवर्क्स में जो आउटपुट आता है और इनपुट आता है, या मैं ये भी कह सकता हूँ जो आउटपुट मेरा एक टाइम टी पे आया है और जो मेरा आउटपुट आया था T-1 पे, उनका आपस में कोई लेना देना है ही नहीं। ठीक है जी। लेकिन ये वाला केस है ना जो अभी हमने पढ़ा कि आउटपुट्स डिपेंड ही नहीं कर रहे पिछले आउटपुट पे, ये केस हमेशा नहीं होगा। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, उनमें से मैं एक केस लेके चल रहा हूँ अभी के लिए। पहला वो केस क्या है, मान लो आप बुक पढ़ रहे हो। ठीक है, आप बुक पढ़ रहे हो तो बुक में कोई सेंटेंस आया। ठीक है, अब उस सेंटेंस वो सेंटेंस आपको तभी समझ में आने वाला है जब आपको ये पता हो कि आपने पिछले वाले सेंटेंसेस में क्या पढ़ा था। क्योंकि वहाँ से जो आउटपुट आया और यहाँ से जो आउटपुट आप निकालना चाहते हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट है। मतलब ये जो इसका कॉन्टेक्स्ट है, ये इस पैराग्राफ जो आपने पढ़ा है पहले, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा जी। अब ये जो फीड फॉरवर्ड नेटवर्क में तो ये नहीं था कि हम जो आउटपुट हमारा चाहते हैं टाइम टी पर, क्या वो T-1 या T-2 या T-3 के आउटपुट पे डिपेंड करता था? नहीं करता था, लेकिन यहाँ डिपेंड कर रहा है। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? तो हमने, आपको दिखाता हूँ, हमने ये समझ लिया कि हम फीड फॉरवर्ड नेटवर्क्स में किन टाइप की प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर हमें कुछ ऐसे आउटपुट चाहिए जो पिछले वाले आउटपुट, जैसे टाइम टी पे मेरे को आउटपुट चाहिए और वो डिपेंड कर रहा है T-1, T-2, T-3 या पिछले वाले आउटपुट्स पे, तो हम वहाँ पे फीड फॉरवर्ड नेटवर्क्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि इन इश्यूज से हम कैसे उभर के आ सकते हैं सामने। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट मैं ले लेता हूँ,
एक और पेज ऐड कर लेते हैं, हाउ टू ओवरकम दिस इश्यूज, हाउ टू ओवरकम दिस, हाउ टू ओवरकम दिस। ठीक है, मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे यार मैंने ये डायग्राम बना लिया है। ठीक है, तो ये डायग्राम क्या बोल रहा है? ठीक है, एक t-1 टाइम पे मेरा कुछ इनपुट आता है और उसका कुछ आउटपुट निकलता है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मेरा t टाइम पे मैं t इनपुट मतलब इनपुट को कंसिडर करता हूँ और अपने जो प्रीवियस इनपुट था मेरा t-1 के बिहाफ पे जो मेरी इन्फॉर्मेशन मेरे को मिलती है वो भी कंसिडर करूँगा और मेरा आउटपुट निकल के आएगा। फिर यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मेरे को मिलेगी, मतलब जब मैं t+1 को कंसिडर करूँगा, जब मैं t+1 पे इनपुट दूंगा और तो मैं कंसिडर भी करूँगा t पे जो इनपुट आया था उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, मतलब आउटपुट भी होगा उसमें और थोड़ी बहुत और भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, तो वो भी कंसिडर करूँगा मैं और अपना t+1 वाला आउटपुट शो करूँगा। तो ऐसे ही आपके पास बहुत सारे मतलब टाइम स्टैम्प्स के जो डेटा हो सकता है वो ऐसे होता है। तो मैं क्या बोलूँगा यार, इस केस में ना हमारे पास प्रॉब्लम क्या आ रही थी, हमारे पास प्रॉब्लम आ रही थी कि हम आउटपुट को याद नहीं रख पा रहे थे। पिछले वाले आउटपुट को हमने एग्जांपल देखा था एलिफेंट डॉग वाला और हमने बुक वाला एग्जांपल भी देखा था। तो हम जो प्रीवियस आउटपुट्स हैं या प्रीवियस इंफॉर्मेशन है उनको ध्यान में नहीं रख पा रहे थे। लेकिन इस मॉडल में जो ये हमने मॉडल अभी बनाया है, इसमें हम हर बार प्रीवियस जो टाइम पे जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको भी कंसिडर कर रहे हैं हमारे आउटपुट में। ठीक है जी, हमारी प्रोसेसिंग में, मॉडल प्रोसेसिंग में। तो एक जनरलाइज मैंने इसके लिए बना दिया है कि आपका जो आउटपुट निकलेगा ना, जैसे इनपुट है, जो आउटपुट निकलेगा वो वापस से कंसिडर किया जाएगा इंफॉर्मेशन में। ठीक है, और जो फाइनल आउटपुट है वो यहाँ से निकलेगा आपका। ठीक है जी, ओके। ये लूप है एक टाइप का आपका, जब तक आपका आउटपुट तैयार नहीं हो जाता तब तक आपके जो प्रीवियस टाइम्स के जो इन्फॉर्मेशन है, प्रीवियस टाइम कोई भी t हो गया, t-1 हो गया, वो कंसिडर की जाएगी। ओके, तो ये तो हमारा हो गया सॉल्यूशन। हमने जो अभी प्रॉब्लम अराइज हुई थी हमारा फीड फॉरवर्ड नेटवर्क में उसका। तो अब थोड़ा बहुत ना यार मैं एक आपको इंट्रोडक्शन दूंगा छोटा सा RNN के बारे में, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स। ओके, ठीक है जी। तो यार RNN को समझाने के लिए ना मैं क्या करता हूँ, एक एनालॉजी लेता हूँ। ठीक है, एनालॉजी क्या है? अब एनालॉजी ये है कि आप मान लो आपका एक जिम ट्रेनर है। ठीक है, ये भाई साहब आपके जिम ट्रेनर हैं, इनके थोड़े बहुत डॉले भी होने चाहिए बॉडी। ठीक है ठीक है, ये आपका जिम ट्रेनर है। ओके, इसने आपको एक जिम स्केड्यूल दिया हुआ है। वो क्या है कि आप पहले दिन करेंगे आप बाइसेप्स। ठीक है जी, दूसरे दिन करेंगे आप शोल्डर्स और एक दिन करेंगे आप लेग्स। ठीक है, ऐसे ही मान के चल रहा हूँ मैं, कोई भी रफ। तो आपको ये जिम जो आपका जिम ट्रेनर है उसने आपको एक स्केड्यूल दिया हुआ है और ये सभी एक्सरसाइज ना आपको एक प्रॉपर ऑर्डर में फॉलो करनी होती हैं। मान लो पहले बाइसेप्स कर रहे हो पहले दिन, दूसरे दिन शोल्डर कर रहे हो, तीसरे दिन लेग कर रहे हो, फिर बाइसेप्स, फिर शोल्डर, फिर लेग्स, फिर बाइसेप्स, फिर शोल्डर, फिर लेग्स। ठीक है, तो ऐसा कुछ आपका रूटीन है। ठीक है जी, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक मॉडल ट्रेन करता हूँ। ठीक है, मॉडल में इनपुट्स क्या क्या रहेंगे, डे ऑफ द वीक, डे, ठीक है जी, मंथ ऑफ द ईयर, और मेरा हेल्थ स्टेटस क्या है, हेल्थ स्टेटस क्या है मेरा, वो भी मैं इनपुट में कंसिडर करूँगा और उसके बिहाफ पे ये मेरे को बताएगा। ठीक है, हो गया हेल्थ, इसको मैं अलग से कंसिडर कर लेता हूँ। हेल्थ स्टेटस 3 इनपुट्स हैं, उसके बिहाफ पे मेरा बताएगा कि मेरे को आज बाइसेप्स करना है, मेरे को शोल्डर करना है या लेग्स करना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वोटिंग सिस्टम तैयार हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वोटिंग सिस्टम तैयार हो जाएगा आपका। फिर वो ज़रूरी नहीं है कि वो जो आपको मतलब जो आपको बताएगा वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा, वो चीज़ ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और अब इसकी बजाय मैं ऐसा कुछ बनाऊँ, दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, बना लेता हूँ मैं, टाइम ख़राब नहीं करता हूँ। अब ये मैंने एक सिंपल सा मॉडल बनाया है, सिंपल है कि नहीं वो मैं अब हम बात करेंगे उसके बाद पता चल ही जाएगा। अब मैं बोलता हूँ कि तुमने कल शोल्डर की एक्सरसाइज की थी, तो आज क्या करना है, आज तुम्हें बाइसेप्स करना है।
अब मैं बोलूँ कि कल तुम्हें बाइसेप्स की एक्सरसाइज की थी तो आज सिंपल है, आज तुम्हें कार्डियो करना है। मतलब मैंने वहाँ पे दूसरा एग्जांपल ले लिया था कि वो क्या बोलते हैं लेग्स वाला। कार्डियो कर लो लेग्स कर लो, कोई खास फर्क पड़ता नहीं। कार्डियो जो जिम करते हैं उनके लिए तो फ़र्क पड़ता है, हम तो एग्जांपल ले रहे हैं, हमको क्या ही फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो अब तुमने कार्डियो किया था पिछले दिन, तो आज तुमको शोल्डर करना है। ठीक है, प्रिटी सिंपल। अब मैं एक केस लेता हूँ, ठीक है। उसमें केस क्या है कि मान लो तुम एक दिन जिम नहीं गए, वन डे तुमने ऑफ ले लिया, तो अब क्या करोगे? अब तुम देखोगे कि मैं छुट्टी लेने से पहले मैंने अगर शोल्डर की थी ना, तो मैं बाइसेप करूँगा। अगर छुट्टी लेने से पहले थोड़ा मॉडल दूसरा हो जाएगा, वो हम नेटवर्क को फीड कराएंगे कि एक दिन का गैप है। ठीक है, हम इस नेटवर्क को फीड कराएंगे कि एक दिन का गैप है, तो उसके बिहाफ पे बता देगा कि भाई तुमने उससे पहले क्या किया था और तुम्हें आज क्या करना है। तो क्या चीज़ तुम ये नोटिस कर रहे हो कि हम प्रीवियस हमारे जो आउटपुट थे कि हमने पहले क्या किया था, हमने शोल्डर किया था और हमने छुट्टी ले लिया आज, तो नेक्स्ट डे हमको क्या करना है, हमको बाइसेप्स करना है। ठीक है, या तुम 2 दिन छुट्टी ले लो या 3 दिन ले लो। ठीक है, तो उसके बिहाफ पे तुम्हारे जो प्रीवियस तुम्हारी एक्सरसाइजेस थी, उसके बिहाफ पे तुम एक्सरसाइज करने वाले हो आज। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुमने 2 दिन छुट्टी ले ली तो उससे पहले शोल्डर किया था तो आज भी शोल्डर ही करने वाले। ठीक है जी। अब यार मैं क्या करूँगा ना, मैं इन चीज़ों को वेक्टर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर होता है लिस्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ पहले, उससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। अब ये वाला डायग्राम जो मैंने बनाया है ना, ये क्या बता रहा है कि हमारे पास किसी टाइम स्टैम्प टी पे कुछ हमें प्रिडिक्ट करना है, और उसके लिए हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो अगर हमें प्रिडिक्ट करना है एट टाइम टी पर, तो हम क्या कर रहे हैं, हम t-1 की जो हमारी इन्फॉर्मेशन थी ना, उसको भी कंसिडर कर रहे हैं हमारी न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, और हम क्या कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं एट टाइम टी पे प्रिडिक्ट करने के लिए आपको t-1 की भी ज़रूरत पड़ रही है यहाँ पे। और जब ये यहाँ पे टी पे जो प्रिडिक्ट हो जाएगा ना, ये घूम के जाएगा यहाँ पे, ये लूप बन जाएगा, सॉरी घूम के तो बोलना सही नहीं रहेगा, यहाँ पे लूप बन जाएगा। और जब मैं t+1 के लिए प्रिडिक्ट करना चाहूँगा ना, तो ये टी वाला आउटपुट मेरा यहाँ पे काम आने वाला है। ठीक है, यही क्या है, यही क्या है, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, अब इसके पीछे थोड़ी मैथ्स जानने की कोशिश करें, चलो जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यार ये मैथमेटिकल व्यू समझने के लिए ना मैंने एक डायग्राम बनाया है। ठीक है, इस डायग्राम से आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। मान लो कि आपके पास अभी जो इनपुट है, मतलब t=0 पे, यहाँ पे टाइम है आपका 0, t0। ht से मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, हिडन स्टेट। हिडन स्टेट का मतलब क्या होता है, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है हिडन स्टेट का मतलब क्या होता है, तो आप जो क्या बोलते हैं RNN की जो हमने एक स्पेसिफिक वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, आप वो प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अगर किसी न्यूरॉन की या करंट हिडन स्टेट में कैलकुलेट करना चाहता हूँ t=0 पे, या t आपका जो भी है मान लो, अभी यहाँ पे मैंने t टाइम=t मान रखा है। ठीक है, अगर मैं वो कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी जैसे हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, t=0 पे मैं क्या कर रहा हूँ, t=0 पे मैं क्या कर रहा हूँ, इनपुट ले रहा हूँ x0। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मेरे को h0 कैलकुलेट करनी है तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे h0 मेरे को कैलकुलेट करनी है, तो मैं gh जो मेरा यहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शन लगेगा वो, और मेरे वेट्स हैं इनपुट वेट्स, उसका मल्टीप्लाई किसके साथ करूँगा, x0 पे जो मेरा x0 पे जो इनपुट मिल रहा है मेरे को उसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, प्लस वेट है जो मेरा रिकर्सिव वेट है। ठीक है, वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, जो प्रीवियस हिडन स्टेट होगी। अब प्रीवियस तो कोई है नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो जब मैं t-1 करूँगा ना, तो t तो 0 है, तो ये h हो जाएगा -1, तो टाइम कभी माइनस में होता नहीं है तो इसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। प्लस में मेरा बाइसेस। ठीक है, h0 ऐसे कैलकुलेट होगा। ठीक है, WI का यूज़ कहाँ लेंगे हम, आउटपुट कैलकुलेट करने में। ठीक है, y से यहाँ से क्या आउटपुट निकल रहा है उसका हम यूज़ करेंगे यहाँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने इनपुट फंक्शन का यूज़ किया है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, फिर मैंने यहाँ पे जो वेट लिए हैं मेरे, जो मेरे आउटपुट के साथ वेट आने हैं, मल्टीप्लाई होने हैं, वो वेट लिए हैं, और करंट हिडन स्टेट ली है, प्लस मेरे बाइसेस लिए हैं जो मल्टीप्लाई होने हैं किसके साथ, मतलब जो ऐड होने हैं। और ये बाइसेस कौन से हैं, ये आउटपुट बाइसेस हैं। अब यहाँ पे आप वेट्स भी 3 तरीके के देख सकते हैं। ये रिकर्सिव है वेट मेरा,
ये आउटपुट वेट है और ये मेरा इनपुट वेट है, ठीक है। और ये तीनों अलग अलग काम कर रहे हैं, ठीक है। और ये मेरी जो इक्वेशन है, अगर मेरे को करंट हिडन स्टेट निकालनी है तो मैं इस इक्वेशन का यूज़ करता हूँ और ये मॉडल अपने आप यूज़ करता है, ठीक है। ओके जी, और आउटपुट निकालना है तो मैं इस इक्वेशन का यूज़ करता हूँ। मैं यहाँ पे आपको पूरी चीज़ें मैं मान के चल रहा हूँ, आपको चीज़ें पता है, बस मैं आपको रिकैप दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको चीज़ें नहीं पता है ना, तो आप RNN वाली वीडियो देख के आइए ज़रूर, ठीक है जी। चलिए हम थोड़ी बात कर लेते हैं RNN ट्रेन कैसे होता है, ठीक है। हाउ RNN ट्रेन्स। अब जो हमारे RNN को ट्रेन करने के लिए ना बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। BP का बहुत रोल है बैक प्रोपगेशन का। अगर आपको नहीं पता तो उस पर भी वीडियो बन चुकी है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब बैक प्रोपगेशन के साथ ना दो दिक्कतें थी, दो इश्यूज थे। बैक प्रोपगेशन लिख ही देता हूँ पूरा, आलस इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। पहली जो इशू था वो था वैनिशिंग ग्रेडियंट, और दूसरा क्या था, एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट। ओके, बहुत बढ़िया जी। अब इन दोनों पे चर्चा करेंगे अपन, समझ में आ जाएंगे ये चीज़ें, ठीक है। तो उसको डिस्कस करने से पहले मैं एक डायग्राम बनाना पसंद करूँगा, ठीक है, जिससे आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। चलो मैं बना लेता हूँ डायग्राम। तो सबसे पहले देखते हैं वैनिशिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम के बारे में, क्या चीज़ थी वो। तो आप जैसे ही बैक प्रोपगेट करते हो, सबसे पहले आप एरर फाइंड करने की कोशिश करते हो कि एरर क्या है। तो एरर कैसे निकालते थे आप, एक्चुअल आउटपुट, ठीक है, माइनस में जो आपके मॉडल ने जो प्रेडिक्ट किया वो आउटपुट, और उसका स्क्वायर करते थे, ठीक है। ऐसे आपका एरर निकलता था। फिर आप चेंज इन वेट देखते थे। चेंज इन वेट कैसे देखते थे आप, कि अगर एरर में चेंज करते हो आप विद रेस्पेक्ट टू वेट, और उसको मल्टीप्लाई कर देते हो आप लर्निंग रेट के साथ, तो वेट्स में चेंज कितना आता है, ठीक है। और फिर हम नया वेट निकालने के लिए क्या करते थे, जो चेंज इन वेट हमारे पास आया ना, उसको हमारे वेट के साथ ऐड करते थे और हमें नया वेट मिल जाता था, ठीक है। जो करंट वेट होता था उसके साथ ऐड करते थे हमारे चेंज इन वेट को, और हमें नया वेट मिल जाता था। अब मान लो कि जो आपका चेंज इन वेट आया ना, चेंज इन एरर आया डी ई विद रिस्पेक्ट टू DW, हमारा एरर आया है जो हमने डिफ्रेंशिएट किया था विद रिस्पेक्ट टू वेट, वो 1 से बहुत ज़्यादा छोटा है, बहुत छोटा है। और जो आपका लर्निंग रेट है वो तो 1 से छोटा होगा ही, ठीक है। तो अब जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे ना आप, तो चेंज इन वेट है वो आपका नेग्लिजिबल आएगा। चेंज इन वेट क्या आ जाएगा, नेग्लिजिबल, ठीक है। तो जब ये नेग्लिजिबल होगा ना, अपना चेंज इन वेट्स अगर नेग्लिजिबल होगा, तब आप ओल्ड वेट के साथ इसको ऐड करोगे, तो आपका जो न्यू वेट आएगा ना, वो ऑलमोस्ट इक्वल होगा ओल्ड वेट की। और अगर ऐसे बार बार होगा तो आपका वेट है ना नेग्लिजिबल, हर बार नेग्लिजिबल अपडेट होगा, या मान सकते हो W मतलब बराबर ही आएगा। तो जब आपका वेट हर बार बराबर ही आएगा, मतलब हर बार वेट आपका सेम आ रहा है, तो आपका मॉडल ट्रेन कैसे होगा, ठीक है। तो इसको ही बोलते हैं वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम, ठीक है। कि आप नया ग्रेडियंट ला के ही नहीं देख पा रहे हो, आपका ग्रेडियंट वैनिश हो चुका है, ठीक है। हर बार आपका जो वेट है वो माइनर चेंजेस के साथ अपडेट हो रहा है। मतलब मान लो 1 है वेट, ऐसा मतलब कुछ भी रैंडम मान लो 1 है, तो वो कुछ हो रहा है 1.000001, ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है। अब मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ इस चीज़ का, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि मैं फ्रांस गया था, और फिर मैं उसके साथ इसके बाद बहुत सारी लाइंस बोलता हूँ, और फिर मैं बोलता हूँ कि वहाँ के लोग डैश 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 बोलते हैं। तो ये डैश 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 अगर आपको पता लगाना है ना, तो ये आपका जो सिंपल RNN है ना, वो नहीं कर पाएगा यार, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा उसके ये इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी, ठीक है। यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है ना, वैनिशिंग ग्रेडियंट वाली प्रॉब्लम यहीं पे आती है, ठीक है जी। अब ये तो हमने वैनिशिंग ग्रेडियंट देख लिया। अगर हम एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट की बात करें ना, तो उसमें क्या होता है कि जो आपका DE/DW है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, 1 से बहुत ज़्यादा बड़ा। तो जो आपके वेट्स में चेंज आता है ना, वो बहुत सडन, बहुत बड़ा चेंज आता है, ठीक है। तो उस टाइम पे भी लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी वाला काम ही होता है कि आपके वेट्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, आपका ग्रेडियंट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और जिसकी वजह से एक एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम आती है और आपका मॉडल अच्छे से प्रेडिक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। तो आपको वैनिशिंग ग्रेडियंट और एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट का इंट्रो मिल गया होगा। चलिए जी, हम नेक्स्ट चीज़ पे बात करते हैं।
अब मैं बोलना चाहूँगा यार कि हम इसको वैनिशिंग ग्रेडियंट और एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट को ठीक कैसे कर सकते हैं। अगर ये प्रॉब्लम हमारे पास आ रही है तो हम इनको ठीक कैसे करेंगे, उन पे बात कर लेते हैं। एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट हो गया, वैनिशिंग ग्रेडियंट हो गया। वैनिशिंग ग्रेडियंट, ठीक है, इनको ठीक करने की बात भी कर लेते हैं। तो यार यहाँ पे ना मैंने कुछ ग्रेडियंट, एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट को सॉल्व करने के कुछ सॉल्यूशंस लिखे हैं और वैनिशिंग ग्रेडियंट को सॉल्व करने के कुछ सॉल्यूशन लिखे हैं। बाकी चीज़ों से मैं अपना आपका ध्यान इस वीडियो के लिए हटाना चाहूँगा, क्योंकि अपना जो वीडियो का मेन मकसद था ना वो LSTM था, और हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अभी तक जो कहानी मैंने आपको बताई है वो यही बताने के लिए थी कि LSTM का यूज़ हम क्यों करें, ठीक है। अब LSTM पे हम चर्चा स्टार्ट करेंगे, ये आप बाकी आप पढ़ सकते हैं, या हमने वीडियोस भी बना दी हैं, आप उनकी वीडियोस भी देख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो मैं एक नया पेज बना लेता हूँ, ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम LSTM के बारे में, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी के बारे में, ठीक है। तो ये पहली बात तो क्या है, ये स्पेशल काइंड ऑफ RNN है, RNN का ही एक स्पेशल काइंड है, ठीक है। तो इसमें से कोई समझाने वाली बात है नहीं। दूसरी वाली बात कर लेते हैं कि ये लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज को ईजिली संभाल सकता है। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी है कि नहीं है, ठीक है। अब इसके बारे में मैंने थोड़ा जिक्र किया था पहले लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी के बारे में। अब मैं एक छोटी सी बात और कर लेता हूँ, मतलब इसी चीज़ के बारे में, लॉन्ग टर्म के बारे में। अब मैं आपको बोलूं कि मेरा मॉडल प्रेडिक्ट करना चाहता है कि एक सेंटेंस लिखता हूँ मैं, क्लाउड्स बोल दिया मैंने, क्लाउड्स आर इन, ठीक है, यहाँ पे। तो मेरा मॉडल क्या करेगा, अभी मान लो कि RNN यूज़ कर रहे थे, तो अभी मॉडल क्या करेगा, यहाँ पे पीछे जाएगा थोड़ा बहुत, ठीक है, क्योंकि स्टोर तो कर ही सकता है, मेमोरी वाला काम तो होता ही RNN के पास, वो लूप वाला चीज़, ठीक है, याद होगा आपको, ठीक है। तो क्लाउड्स आर इन, तो प्रेडिक्ट कर लेगा यहाँ पे आने वाला स्काई, ठीक है, इतना तो प्रेडिक्ट कर ही लेगा। अब मैं अगर उसको सेंटेंस दूँ तो ये कि यहाँ पे गैप कितना है, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट लेने में उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। किसका कॉन्टेक्स्ट है, क्लाउड्स का कॉन्टेक्स्ट है, तो थोड़ा सा पीछे जाएगा, उसको स्काई मिल जाएगा। तो उसको बोलते हैं यार शॉर्ट टर्म डिपेंडेंसीज, जहाँ पे गैप ज़्यादा ना हो आपके कॉन्टेक्स्ट का, या आपको पीछे ज़्यादा जाना ना पड़े समझने के लिए कि यहाँ पे क्या आने वाला है, आपके मॉडल को ज़्यादा सोचना ना पड़े, ठीक है। ये ऐसे मैं लेमन लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। अगर अगर मैं एक बोलूँ कि आई ग्रू इन फ्रेंच, और फिर मैं अपने बारे में कुछ और बातें बताता हूँ, ठीक है, फिर मैं बोलता हूँ आई स्पीक फिर डैश। तो अब मैं बोलूँ कि मॉडल प्रिडिक्ट कर भाई, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो उसको कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए पूरा जाना पड़ेगा पीछे, और यहाँ पे उसको कहीं फ्रांस मिलेगा, फिर मतलब वो सोचेगा फ्रेंच आएगा यहाँ पे। अब इतना थोड़ा पीछे जा सकता है, ठीक है, मतलब बहुत बड़ा गैप हो गया ना यार, ये तो बहुत बड़ा गैप हो गया। तो इस चीज़ को बोलते हैं लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी, और यहाँ पे वही वैनिशिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम आपकी आती थी, ठीक है, वैनिशिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम आती थी। और इसको सॉल्व करते हैं अपन लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज, एक टाइप की लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी है। लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी की वजह से क्या आता है, वैनिशिंग ग्रेडियंट आता है, और इसको सोल्व करते हैं हम LSTM की हेल्प से, ठीक है। तो यार मैं अब है ना RNN का आपको एक मॉडल दिखाना चाहूँगा, ठीक है। एक सिंगल लेयर मॉड्यूल है, ठीक है। इसमें क्या होता था कि हम इनपुट लेते थे, ठीक है, और ये एक सिंगल लेयर, वो लेयर एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, फिर मैं आपको LMST का मॉडल दिखाऊंगा, ठीक है। LMST नहीं, सॉरी, LSMT, ठीक है। तो यहाँ पे एक 10H यूज़ हुआ, ये हमारा क्या होता है, एक्टिवेशन फंक्शन होता था। ये क्या करता था, हमारे जो वैल्यूज़ को -1 से 1 के बीच में लेके आता था, ठीक है। और यहाँ पे हमारा XT फिर से आ रहा है, और हम पिछले वाले का XT-1 का जो आउटपुट है वो भी कंसिडर कर रहे हैं, और फिलहाल का XT कैलकुलेट कर रहे हैं। और हमारा जब XT+1 कैलकुलेट हो रहा है तो उसमें भी XT वाला हमारा आउटपुट कंसिडर हो रहा है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी का मॉडल, ठीक है, देखते हैं कितना अलग है वो इस चीज़ से। तो ये मेरा जो हो गया, ये मॉड्यूल है LSTM का, ठीक है। अब LSTM में आपके पास 4 एक्टिवेशन फंक्शंस हैं जो अपने अलग तरह से काम कर रहे हैं। और जो आपको ये वाली बेल्ट दिख रही है ना, ये इसको बोलते हैं सेल, ठीक है, ओके। और चल सेल स्टेट ही लिख देता हूँ। और इस सेल स्टेट को आप कैसे क्या कंसिडर कर सकते हैं, कन्वे बेल्ट की भी एक कन्वे बेल्ट भी कंसिडर कर सकते हो। वो क्या होता है कि आप ये जो वाली सेल स्टेट है ना, ये वाली लाइन आपके इस जो रिपीटिंग मॉड्यूल है इसमें बहुत कम इंटरेक्ट कर रही है, आप देख ही सकते हो।
एक बार, दो बार और तीन बार, तीन ही बार, बहुत कम बार इंटरेक्ट कर रही है। ठीक है, तो एक स्टेप वाइज इस मॉड्यूल को हम समझने की कोशिश करते हैं, ये वाला मॉड्यूल को हम स्टेप वाइज समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे पूरा भी नहीं बना गया है, ये आएगा। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो यार मैंने यहाँ पे ये बना लिया है, मतलब ये जो सिग्मोइड, पहला सिग्मोइड जो हमारा काम कर रहा है, ये मैंने बना लिया है। तो इसमें पहला स्टेप क्या होता है हमारा LSTM में? पहला स्टेप ये होता है कि जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई है ना, उसमें से जो बेकार की इन्फॉर्मेशन है, जिसकी ज़रूरत नहीं है, उसको सेल स्टेट से निकाल दिया जाता है। सेल स्टेट से निकाल दिया जाता है। और ये निकालने का काम कौन करता है, और ये डिसीजन कौन लेता है कि कौन सा इन्फॉर्मेशन चाहिए, कौन सा इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, ये हमारा जो सिग्मोइड फंक्शन है ना, ये करता है। ठीक है, और इस सिग्मोइड फंक्शन को हम क्या बोल सकते हैं यार? फॉरगेट लेयर भी बोल सकते हैं। ठीक है, सिग्मोइड फंक्शन या बोल लो फॉरगेट गेट लेयर। ठीक है, ये काम, ये पहले आपको इस पूरे मॉड्यूल में से अब इतना चीज़ समझ में आ चुकी होगी कि ये आगे क्या पास कर रहा है, FT पास कर रहा है वो इन्फॉर्मेशन जिसमें से सिर्फ काम की इन्फॉर्मेशन, फालतू की चीज़ें निकाली जा चुकी हैं। ठीक है, और ये हम कैसे करते हैं? यहाँ पे मैंने सिग्मोइड फंक्शन, जो एक्टिवेशन फंक्शन हमारा सिग्मोइड, वो लगाया है। ये हमारे वेट्स हैं और ये हमारी प्रीवियस स्टेट है जो यहाँ से आ रही है। ठीक है, जो ये आप देख सकते हैं यहाँ से आ रही है, ये प्रीवियस स्टेट कंसिडर की है मैंने, और करंट इनपुट प्लस में बायसेस। ठीक है जी। तो यार नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे ना, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे देखो, अभी पहले स्टेप में हमने वो इन्फॉर्मेशन निकाल दी थी जो हमारे काम की नहीं थी, लेकिन और वो कौन काम कर रहा था उसके लिए? हमने पढ़ा था अभी भी, फॉरगेट गेट लेयर। ठीक है, फॉरगेट, ये ईयरफोन हटा देता हूँ मैं, फॉरगेट गेट लेयर। ठीक है, तो वो हमारे कौन थी फॉरगेट गेट लेयर? फर्स्ट सिग्मा जो आपको नज़र आ रहा है, ये हमारी फर्स्ट फॉरगेट गेट लेयर, इसको फॉरगेट गेट लेयर बोलते हैं। ठीक है जी। अब इसके आगे काम क्या होता है? हमने वो इन्फॉर्मेशन हटा दी जो हमारे काम की नहीं थी। अब दूसरा काम क्या करना है? वो इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करनी है जो हमारे काम की है। ये काम कौन करता है? ये सेकंड जो हमारा सिग्मा दिख रहा है आपको, ये करता है। इसको क्या बोलते हैं? इनपुट गेट लेयर बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या करता है? ये आपकी वो वाली इन्फॉर्मेशन मेन स्ट्रीम में ऐड करने की कोशिश करता है जो आपके काम की है। कोशिश क्या करता है? करता ही है। ठीक है, जो आपके काम की है। और ये कैसे करता है? कैसे IT हम देखेंगे, इनपुट गेट लेयर। तो जो सिग्मा एक्टिव ये फंक्शन लगता है यहाँ पे, आपका वो वाले वेट्स WI कंसिडर होता है यहाँ पे। ठीक है, प्रीवियस स्टेट का जो हमारी प्रीवियस स्टेट की जो वो है आउटपुट है वो कंसिडर होता है, और फिलहाल का इनपुट कंसिडर होता है जो करंट स्टेट का है, और हम बाइसेस को ऐड करते हैं। ठीक है, ऐसे हम जो हमारी इन्फॉर्मेशन काम की है वो हम आगे सेंड करते हैं। और अब कुछ यहाँ पे क्या होता है? कैंडिडेट, एक जो 10H है ना, ये क्या करता है? कैंडिडेट वैक्टर्स को बनाता है, क्रिएट करता है। कैसे क्रिएट करता है? उन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करके जो हमारे प्रीवियस स्टेट और इनपुट को, लेकिन इसके वेट और बाइसेस थोड़े अलग होते हैं कैंडिडेट वेक्टर बनाने के लिए, और 10H फंक्शन इन पर लगता है। ये कैंडिडेट वेक्टर बनाने ज़रूरी क्यों होता है? कि आपके लिए कुछ, जैसे कुछ कैलकुलेशन कर रहे हो आप अंदर, ठीक है, अब उसके लिए जो ज़रूरी वैल्यूज़ हैं, पैरामीटर्स हैं, वो चाहिए होते हैं। तो कैंडिडेट वेक्टर हैं, वो आपको बनाने पड़ते हैं। वो कौन बनाता है? हमारा एक 10H, जो 10H लेयर होती है, ये हमारा बनाती है। ठीक है, तो हमने फॉरगेट गेट लेयर के बारे में जान लिया। इनपुट गेट लेयर के बारे में हम जान चुके हैं, ये रही जो। ठीक है, यहाँ पे हम हाईलाइट कर देता हूँ इस चीज़ को। हम इस चीज़ के बारे में जान चुके हैं, हम इस चीज़ के बारे में जान चुके हैं, हम इस चीज़ के बारे में जान चुके हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है वो आप खुद ही गेस कर सकते हो वो क्या है, कि हम यहाँ पे मर्ज करने वाले हैं दोनों को, इन दोनों को यहाँ पे हम मर्ज करेंगे। ठीक है, ओके, तो मैं इसको रब कर देता हूँ, रब क्या हटा ही देता हूँ, जो बताना था वो मैंने बता दिया है। ठीक है, तो यार अब इस स्टेप में क्या करेंगे? ये थर्ड स्टेप है, सॉरी, ये थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे? हम जो हमारी प्रीवियस ओल्ड स्टेट, जो सेल स्टेट की वैल्यू थी ना, उसको CT में कन्वर्ट करेंगे। CT-1 को CT में कन्वर्ट करेंगे, प्रीवियस को, ओल्ड को करंट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए करेंगे क्या? हम जो CT-1 है ना, ठीक है, CT कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? जो आप यहाँ पे देख सकते हो, FT के साथ हम CT-1 को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? जो FT क्या चीज़ थी? हमारी फॉरगेट गेट लेयर के द्वारा जो हमें FT मिली थी ना, कि वो फीचर्स हटा दिए गए थे जो हमारे काम के नहीं है। ठीक है, तो वो FT को हम मल्टीप्लाई करेंगे CT-1, जो हमें प्रीवियस
सेल स्टेट से हमें इंफॉर्मेशन या आउटपुट जो भी मिल रहा था उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस उसको ऐड करेंगे किसके साथ, वो इन्फॉर्मेशन जो हमें इंक्लूड करनी थी उसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले हम वेक्टर्स के साथ, कैंडिडेट वेक्टर के साथ, और इसको ऐड करेंगे। हम ऐड क्यों कर रहे हैं, मान लो हमको सी को किसी तरीके से अपडेट करना था, हमको कुछ अपडेशन चाहिए थी, तो ये वैल्यूज़ हम उस हिसाब से मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, उस हिसाब से ये जो कैंडिडेट वेक्टर्स हैं डिसाइड किए जाते हैं, और ये तो हमारे पास होता है ये जो इन्फॉर्मेशन हमारे काम की है। ठीक है, तो अब इस स्टेप में भी हम देख लेते हैं हम क्या क्या चीज़ें कवर कर चुके हैं। ठीक है जी, मैं यहाँ पे ये आपको बता चुका हूँ, ये चीज़ बता चुका हूँ, यहाँ पे मर्ज होते हैं ये मेन स्ट्रीम में, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, ये बता चुका हूँ, ये बता चुका हूँ, और बस ये चीज़ बची है हमारे लिए बताने के लिए भी। ठीक है, और अभी तक मैंने नेक्स्ट अभी एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बची, बहुत इंपॉर्टेंट बताऊँ तो वो क्या है, वो ये है कि अभी जो हमने निकाला ना ये नेक्स्ट सीटी है, ये कहाँ काम आने वाली है, ये हम जब नेक्स्ट मॉड्यूल में जब हमारा रिकर्सिव है मतलब रिकरेंट है तो घूम के दोबारा भी एक मॉड्यूल दोबारा कैलकुलेट होगा ना नए पैरामीटर्स वेट्स के साथ, तो ये सीटी फिर CT-1 का काम करने वाली है आगे। कलर चेंज कर लेता हूँ, CT-1 का काम करने वाली है। ठीक है, और अभी इस करंट जो सेल के लिए, करंट सेल स्टेट के लिए जो आउटपुट होने वाला है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम वो उसके बारे में बात करेंगे जो कि फाइनल हमारा काम होने वाला है, और वो आपने गेस कर ही लिया होगा, यहाँ होगा। ठीक है, यहाँ होने वाला है काम। वैसे ये डायग्राम बहुत गंदा सा बना दिया मैंने, ये डायग्राम बहुत ही कॉमन है, आप गूगल करोगे आपको मिल जाएगा, और जो मैं चीज़ बता रहा हूँ आप रेफर कर सकते हो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो यार ये हमारा लास्ट स्टेप है, इसमें हम अपना आउटपुट 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 निकालते हैं। आउटपुट ये हमारा बेसिस किस पे बेसिस पे होता है, जो सीटी हमने कैलकुलेट किया था, बस ये फिल्टर्ड वर्जन होता है। ठीक है, फिल्टर्ड मतलब एग्जैक्ट सीटी तो नहीं होता। ठीक है, वो तो हमने करंट स्टेट मतलब नेक्स्ट उसके लिए पास कर दिया है आउटपुट के लिए, तो हमारे लिए सीटी का फिल्टर्ड वर्जन हमारे ओटी में आता है आउटपुट। और ये कौन देता है, ये सिग्मॉइड फंक्शन है ना, ये देता है। इसको क्या बोलते हैं, आउटपुट लेयर भी बोलते हैं, आउटपुट लेयर भी इसको बोला जाता है। ठीक है जी, ओके। तो ये करता क्या है, तो ये हमारा वेट्स लेता है। ठीक है, मतलब ये अभी तक जो पहले हो रहा था काम वही हो रहा है। ये सिग्मा जो सिग्मा फंक्शन है इससे कुछ वेट्स एंड बायसेस है। ठीक है, वो किसके साथ ये मर्ज कर देगा, मर्ज मतलब वेट्स को मल्टीप्लाई कर देगा और बाइसेस को ऐड कर देगा, हमारी जो प्रीवियस स्टेट है प्लस इनपुट है, इससे हमारा ओटी कैलकुलेट हो जाता है। आप ये सोच रहे होंगे जब हम एफटी कैलकुलेट कर रहे थे, जब हम आईटी कैलकुलेट कर रहे थे तभी भी मतलब सिग्मा ही लगाते थे, और भाई यहाँ पे वेट्स और बाइसेस रहते थे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है कि ये वेट्स और बाइसेस अलग अलग हैं। वहाँ पे वेट्स एंड बाइसेस हमारे उनके हिसाब से थे, जो हमारे आउटपुट गेट लेयर थी और इनपुट गेट लेयर थी, सॉरी आउटपुट बोल रहा हूँ, फॉरगेट गेट लेयर थी और इनपुट गेट लेयर के हिसाब से थे। यहाँ पे ये डिसाइड करता है कि यहाँ पे वेट्स एंड बाइसेस क्या आने वाले हैं। ठीक है, और हमारा एच टी क्या है, एच टी ये हमारा करंट स्टेट है, और ये करंट स्टेट किससे कैलकुलेट होती है, करंट स्टेट बोल लो या आउटपुट बोल लो, जो यहाँ से आउटपुट निकल रहा है। ठीक है, वो कैसे कैलकुलेट होती है, जो आउटपुट लेयर जो हमें वैल्यूज़ देता है, आउटपुट लेयर ओटी, उसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जो ये सी है ना, जो करंट स्टेट थी, हमने बोला था फिल्टर्ड वर्जन यूज़ करेंगे। 10H क्या करता है, उसको -1 से 1 के बीच में लेके आ जाता है, उसकी वैल्यूज़ जो सी की वैल्यूज़ हैं वो -1 से 1 के बीच में लेके आ जाता है। 10H एक्टिवेशन फंक्शन के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, और फिर उस वैल्यू की मल्टीप्लाई होती है हमारी ओटी के साथ, और हमें एच मिल जाता है जो कि आउटपुट होता है इस सेल के लिए, इस मॉड्यूल के लिए। जो मतलब ये मॉड्यूल बार बार रिपीट होगा, यही काम बार बार होगा, तब तक हमें डिजायर्ड आउटपुट ना मिल जाए। ठीक है, ओके, तो तब तक के लिए ये करंट सेल का आउटपुट कहलाएगा। ठीक है जी, और अब मैं सारे को सम अप करने की कोशिश करूँ तो मैं क्या बोलूँगा कि हमारा यहाँ से हमको प्रीवियस स्टेट का हमको इन्फॉर्मेशन मिलता था, जैसे यहाँ से मिल रहा है हमें सीटी, हम जो निकाल रहे हैं ये हमें नेक्स्ट पे काम आने वाला है। और यहाँ से सीटी मिलता था, उसको क्या बोल रहे हैं, HT-1, क्योंकि पुरानी स्टेट थी, पुरानी जो मॉड्यूल था उसका आउटपुट था। इस मॉड्यूल का आउटपुट क्या है, HT है, जो नेक्स्ट में काम आने वाला है। और ये सीटी का हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, हम यूज़ करें HT कैलकुलेट करने, हम सीटी का यूज़ कर रहे हैं, और सीटी का भी हम यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में। ठीक है, तो ठीक है जी, अब यहाँ पे देखते हैं।
जो HT-1 है ये यहाँ से आता है, और इसमें से ये जो फीचर क्या बोलते हैं, फॉरगेट गेट लेयर, ये वो चीज़ें हटा देती है जो हमारे काम की नहीं है, और हम बाद में सारी चीज़ों को इसमें सेल स्टेट में मर्ज करने वाले हैं। सेल स्टेट का इंटरेक्शन बहुत कम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आती है इनपुट गेट लेयर। इनपुट गेट लेयर वो चीज़ें इंक्लूड करती है जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, और ये वो चीज़ एक्सक्लूड कर देती है जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है। और इनपुट गेट लेयर क्या करती है, वो चीज़ें इंक्लूड करती है जिनकी ज़रूरत हमें होती है। और 10H क्या करता है, 10H हमारे लिए कैंडिडेट वेक्टर्स बनाता है, जो हम सी फ्लैग टी से डिनोट कर रहे थे, जो हमारी सी टी को अपडेट किस हिसाब से करना है वो वैल्यूज़, वो वेक्टर्स डिसाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ तक का काम हो गया, यहाँ से हमें सी टी मिल जाता है, फिर इन दोनों को मर्ज कर देते हैं। हमने इक्वेशंस देखी थी। अब ये क्या काम, ये चीज़ें क्या काम करती हैं, ये आपकी एच टी कैलकुलेट करने का काम करती हैं, और ये हमने अभी अभी देखा ही है, ठीक है। ये मोटा मोटा नेटशेल में हमने पढ़ लिया है कि एल एस, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है, ठीक है जी। और यार यूज़ केस की बात करें, एल एस टीम का हम यूज़ कहाँ करते थे वो हमें पता ही है कि हम वैनिशिंग ग्रेडियंट को हटाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। अब वैनिशिंग ग्रेडियंट हट गया तो वो सारे प्रॉब्लम जिनमें वैनिशिंग ग्रेडियंट आता है उनको हम सॉल्व कर सकते हैं एल एस एम टी के मेथड से। और ये मतलब वैनिशिंग ग्रेडियंट किस वजह से आता है, लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी, जब हमें बहुत सारी मतलब कॉन्टेक्स्ट, बड़ा सारा कॉन्टेक्स्ट चाहिए, हमारे पास गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है। और गैप से मैं क्या बताना चाह रहा हूँ ये मैंने पहले बता दिया, मतलब क्या समझाना चाह रहा हूँ वो मैंने पहले बता दिया, ठीक है। ओके यार, अब बात करते हैं बाय एल एस टी एम के बारे में। बाय एल एस टी एम क्या होता है, बाय डायरेक्शनल लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। अब ये समझाने के लिए ना मैंने एक डायग्राम बनाया है यहाँ पे। ये एक सिंपल आर एन एन है, ठीक है। अब मान लो कि जैसे बहुत सारे इनपुट्स हैं मेरे पास, शुरू में x0 है, x11 है मेरे पास टी टाइम पे, ये टाइम एक्सेस है मेरी, x12 इनपुट है मेरे पास t+1 टाइम पे, और इनके कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट्स हैं मेरे पास। अब मान लो कि मेरे को ये वाला आउटपुट, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, अब ये वाला आउटपुट चाहिए मेरा, तो ये आउटपुट के लिए मेरे पास ये वाला आउटपुट भी इंफॉर्मेशन पास हो रही है यहाँ से, ये भी इंफॉर्मेशन पास हो रही है, मतलब ये आउटपुट मेरा डिपेंड कर रहा है इन सभी पे, ठीक है। तो ये तो हम क्या कर एल एस टी एम में मतलब करके चलते थे। एल एस टी एम आर एन एन में हम ये कर सकते हैं, तुमको पता चल गया होगा, आर एन एन में कर सकते हैं। लेकिन आर एन एन में जब केस आता है लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज का, तो हम एल एस टी एम यूज़ करते हैं। लेकिन अब बाय एल एस टी एम की बात करें तो यहाँ पे अगर ये इनपुट, अगर ये आउटपुट मान लो कि इस पर डिपेंड करे, फ्यूचर वाले आउटपुट पे, फ्यूचर वाले इनपुट के लिए जो आउटपुट आ रहा है वो जो इन्फॉर्मेशन पे ये आउटपुट डिपेंड करे, तो क्या हो। फॉर एग्जाम्पल ही लाइक्स ईटिंग, मतलब ही लाइक्स डैश ईटिंग, जैसे मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ सेंटेंस, ही लाइक्स ईटिंग डैश एंड he loves a banana, he loves its juice also, it's apple juice also, he loves apple juice, ठीक है। अब मान लो कि अगर ये है, ये मेरे को प्रेडिक्ट करना है, तो क्या ये इस पर डिपेंड नहीं कर रहा कि आगे मैंने जब इस फ्रूट के बारे में जिक्र किया है, एप्पल जूस की बात हो रही है, तो क्या यहाँ पे एप्पल आएगा, ठीक है। तो मतलब ये थोड़ा लेम एग्जांपल हो गया, लेकिन जो मैं बताना चाह रहा था वो तुम समझो कि जब हमारा जो आपको प्रिंट करना आउटपुट, वो फ्यूचर वाले इनपुट के लिए जो आउटपुट आ रहा है वो पूरी इन्फॉर्मेशन पे हमारा डिपेंड कर रहा हो ना, तब हम बाय एल एस टी एम का यूज़ करते हैं। अब इस वाले आर एन एन के हिसाब से क्या हम ये इन्फॉर्मेशन, जो ये वाली इन्फॉर्मेशन है फ्यूचर वाली, क्या ले सकते हैं। ये आर एन एन तो सिर्फ फॉरवर्ड पास कर रहा है इन्फॉर्मेशन को, देख रहे हो आप। अब क्या हम ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, नहीं ले सकते। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि हमारे सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में इंफॉर्मेशन पास हो रही है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बाय एल एस टी एम आता है। अभी बाय एल एस टी एम भाई साहब क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं जितनी एल एस टी एम की हिडन लेयर्स है ना उतनी मैं बना लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे, और इनकी डायरेक्शन रिवर्स कर दूंगा मैं, लेयर्स है, ठीक है, इनकी डायरेक्शन ऐसे रिवर्स कर दूंगा। और इसके लिए पहली वाली के लिए इस साइड से जो इनपुट होने वाला होगा वो पहला इनपुट होगा x14, ठीक है।
अब ये इन्फॉर्मेशन पास करेगा अपनी इसमें, और इसके लिए इनपुट क्या होगा, X13, और जो इसका आउटपुट होगा ना वो इसमें कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी सेम केस, यहाँ पे कंबाइन हो जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ के लिए ये इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे प्रोसेस हुई है वो आगे पास हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ का के लिए आउटपुट Y12 हो जाएगा। डायरेक्शन आप देख रहे हो सेम, जो हिडन लेयर्स है वो आ रही हैं और सिर्फ डायरेक्शन रिवर्स हो रही है। ठीक है, बड़ा स्मार्ट प्ले है। अच्छा यहाँ पे मैं क्या, अच्छा सेम यहाँ इसके लिए भी कर देता हूँ मैं, ये इनपुट है और ये आउटपुट। यहाँ पे सिग्मॉइड फंक्शन भी मैं लिख देता हूँ क्योंकि मैं इसको एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। ठीक है, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम की तरह मैं इसको ट्रीट कर रहा हूँ। अब अगर मैं बात करूँ ये जो आर्किटेक्चर मैंने बनाया है तो इसका फ़ायदा क्या है। ठीक है, अब अपनी प्रॉब्लम पे शुरुआत से फिर से आ जाते हैं। जो हमको चाहिए था Y13 के लिए हमको इस X14 का आउटपुट कंसिडर करना था हमें। अब देखते हैं Y13 के पास X11, X12, X13 तो है ही, लेकिन जब मैं इसका आर्किटेक्चर रिवर्स कर दूंगा तो मतलब क्या रहेगा कि जब X13 जो X14 इसके लिए इनपुट जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पे पास हो रहा है X13 के लिए। अब ये X13 मेरे को चाहिए था Y13 के आउटपुट के लिए, तो मेरे को मिल रहा है यहाँ पे, देखो ध्यान से, ये ध्यान से देखो, यहाँ पे मिल रहा है मेरे को। आपको दिखाता हूँ ध्यान से। जब मेरे को यहाँ से X14 यहाँ पे गया और यहाँ से मेरे को पास हो रहा है मेरे X13 वाले जो दूसरी डायरेक्शन में मैंने बनाया था, जो लेयर्स मैंने बनाई थी उसमें पास हो रहा है और मेरे को Y13 में मिल रहा है यहाँ पे। अब यार तुम इसको उसके साथ कंफ्यूज मत कर देना, ग्रेडियंट डिसेंट के साथ। इसको ग्रेडियंट डिसेंट के साथ कंपेयर मत कर देना। ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है, ग्रेडियंट डिसेंट तो अभी इसमें भी होगा। ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है, जब तुम्हारा आउटपुट मिल जाता है तो तुम्हारा लॉस फंक्शन कैलकुलेट होता है और उसके हिसाब से तुम बैक प्रोपगेट करते हो और अपने मतलब वेट्स बेसिस को चेंज करते हो। ठीक है, लेकिन ये अलग है। ये अलग कैसे है, तुम आउटपुट तक पहुंचना चाह रहे हो लेकिन तुम्हें चाहिए कि कुछ चीज़ की ज़रूरत है और वो चीज़ तुम्हें फ्यूचर में मिलने वाली है। और फ्यूचर में तुम कैसे ले रहे हो, लेयर्स रिवर्स कर रहे हो और उस लेयर्स का तुम एक्सेस ले रहे हो अपने X13 वाले में। ठीक है, ये अभी भी है तुम्हारे पास और तुमने पैरेलली बना दी है दूसरी डायरेक्शन में। ठीक है, ओके। अब बाय डायरेक्शनल LSTM का आप यूज़ कहाँ कर सकते हो, तो यार जितनी भी NLP की आप प्रॉब्लम होती हैं लगभग आप उसमें यूज़ कर सकते हो। लेकिन जैसे कुछ प्रॉब्लम्स, जैसे मैं मान लूँ कि स्पीच रिकग्निशन है, अब आप सारा स्पीच तो एक साथ में उस मतलब जो सारा आप बोल रहे हो एक साथ में तो नहीं बोल दोगे, साथ साथ उसको रिकग्नाइज भी करना है। तो इस टाइप में आपका बाय डायरेक्शनल कम फील तो नहीं, कम एक्यूरेसी दे सकता है क्योंकि वो अगर प्रेजेंट पे काम कर रहा है, आप कुछ बोल रहे हो तो आप फ्यूचर में वाली बात तो आपने फिलहाल नहीं बोल दी ना। मान लो आप कुछ बोल रहे हो और वो उसको प्रोसेस कर रहा है, अगर आपने ये बात बोली नहीं है तो वो उसको देख प्रोसेस कैसे कर लेगा यार। ठीक है, तो ये हो गया, ऐसे कुछ डिसएडवांटेजेस हो गए इसका, जैसे इसमें स्पीच रिकग्निशन में। तो यार दूसरे डिसएडवांटेज की बात करूँ तो वो क्या है कि ये थोड़ा सा स्लो है। जो आपके पास RNN और LSTM होते थे ना, उनसे ये थोड़ा सा स्लो कैसे है, आपके पास एक एक्स्ट्रा लेयर है यहाँ पे, बाय डायरेक्शनल लेयर है, तो ये प्रोसेसिंग स्लो होगी यार इसमें। और ये तो मैंने एक लेयर की बात की है, आपके पास जब RNN की लेयर होगी, ये मतलब बहुत सारी लेयर्स हो जाएंगी ना, तो ये तो और ज़्यादा स्लो हो जाएगा। तो ये किसकी डिसएडवांटेज हो जाती है कि थोड़ा सा स्लो हो जाता है क्योंकि इसमें मल्टीपल लेयर्स आ जाती हैं और वो लेयर किस चीज़ की है, अपने डायरेक्शंस की लेयर है। ठीक है, तो यार इस वीडियो में इतना ही, इतनी बहुत ज़्यादा बता दिया, इतना तो क्या। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि क्या आपको इस चीज़ वीडियो में पसंद आया और क्या पसंद नहीं आया, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।